Hello everyone, hi and welcome you all on Physics Adhyan. So this is lecture number 33 on Mathematical Physics series और जो हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं दिस इज जनरलाइज्ड फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, जनरलाइज्ड फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन. प्रीवियस वीडियोस में हमने वेक्टर कैलकुलस जो था वो ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया था. सो नाउ वी आर ऑन दिस टॉपिक. ये टॉपिक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम को समझने में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सब में इम्पॉर्टेंट है. तो ये कोर्स कंटेंट स्ट्रक्चर में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग कोई भी पॉइंट मिस ना कर दो. और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आईआईटी जैम सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन दो पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, जो कि है जेस्ट और ये जीएस वाले एग्जाम यानी कि टीआईएफआर के एग्जाम. प्लस इसको आप ना सी एस आई आर नेट में भी मैंने देखे हैं क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, क्योंकि सी एस आई आर नेट का भी जो ये टॉपिक है डिराक डेल्टा फंक्शंस का, तो इसमें हम लोग सब कुछ कवर अप कर लेंगे. चाहे वो मास्टर्स लेवल की प्रॉपर्टीज हो, मतलब जो आप मास्टर्स में थोड़ी एडवांस कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हो डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में, वो भी हम यहीं पे कवर अप कर लेंगे. इसी वीडियोस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में. ठीक है, सो दिस इज रियली गोइंग टू बी a very informative video for the purpose of learning Dirac delta functions for exam point of view as well as for your understanding. और हम लोग ये भी देखेंगे कि सिर्फ इस पर्टिकुलर दो चीजों को जानने से कितनी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम आसानी से बिना सॉल्व किए उसके कई सारे इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग मोस्टली थ्योरेटिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं इंटरप्रिटेशन मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू. तो वो भी हम लोग इसमें देखें कि कैसे होता है. ठीक है, तो इसमें हम लोग कई सारे ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, बीच बीच में कई सारे ग्राफ्स आएंगे जो कि इंटरव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि मुझसे कौन सा ग्राफ पूछा गया था. एक आईआईएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था. सो दैट आई विल टेल यू हियर. और कुछ होमवर्क्स देंगे, कुछ इसमें मैं आपको होमवर्क और प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, या किसी क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दूंगा कि दिस इज द ग्राफ एंड वेरीफाई एंड प्लॉट दिस योरसेल्फ. तो प्लीज 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 डू दोज क्वेश्चंस ऑनेस्टली. नहीं आते हैं फ्रेंड से डिस्कस करो, जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे उस पर डिस्कस करो, बट करो. सो जो बेसिक जो कोर्स कंटेंट है इस पूरे डिराक डेल्टा फंक्शन या जनरलाइज्ड फंक्शंस का, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे स्टेप फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और इसके कुछ फिजिक्स के एग्जांपल्स जो कि मैंने अभी बताया, और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और प्रॉब्लम्स ऑफ अ डिराक डेल्टा फंक्शन. तो इसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दो नहीं और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो जस्ट और टीएफआर में पूछे गए हैं. ठीक है, और वो रियली अच्छे प्रॉब्लम्स थे. ठीक है, अगर आपको ये डिराक डेल्टा और स्टेप फंक्शंस के बारे में पता नहीं है तो वो आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक आउटलाइन ऑफ दिस अपकमिंग वीडियो. सो लेट मी स्टार्ट दिस कंटेंट. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक हम लोग ये देख लेते हैं कि फिजिक्स में कहाँ कहाँ पे ये चीजें इनकाउंटर होती हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, और चीजों को मैं काफी कनेक्ट करते हुए बताऊंगा कि एक चीज दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है. सो दैट यू कैन हैव अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ एवरीथिंग, ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, स्टेप फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सभी चीजों को आप आपस में कोरिलेट कर सकते हो फिजिक्स में भी डिफरेंट जगह से. जैसे मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, क्लासिकल मैकेनिक्स से, क्वांटम मैकेनिक्स से, सबके एग्जांपल यहाँ पे आपको शो करूंगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. ओके, सो एक बेसिक मोटिवेशन से शुरू करते हैं इसको. जैसे हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक जनरल पोटेंशियल हम लोग सॉल्व करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप पोटेंशियल. तो स्टेप पोटेंशियल कैसा होता है कि हमारा एक साइड लेट सपोज पॉइंट ए है, तो इस तरफ जो फंक्शन है लेस देन ए, मतलब x इज लेस देन ए वाला हमारा पोटेंशियल जो है दिस इज जीरो, और x इज ग्रेटर देन ए वाला है दैट इज सम पोटेंशियल v नॉट. तो यहाँ पे देखो एक जनरल, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, क्वांटम मैकेनिकली ना देखें, सो दिस इज अ फंक्शन f ऑफ x which is 0, which is when x is less than a, and this is some constant with x is greater than 0. So this is step potential. तो इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास ये आता है, मतलब इसको हम लोग डील करते हैं. ठीक है, चलो क्वांटम नहीं, अगर हम क्लासिकल सिस्टम में ही देखें तो क्लासिकल सिस्टम में कहाँ कहाँ पे आता है. सपोज करो एक कोई ऑब्जेक्ट है,
ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, रेस्ट में है इसका मतलब कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है लेट्स से वी नॉट, वो जीरो है। अब हमने इसमें एक सडन फोर्स दिया, एक फोर्स अप्लाई किया एफ, जो कि एक सडन फोर्स था या इम्पल्स जिसको कहते हो, सडन फोर्स या इम्पल्स, मतलब बहुत कम टाइम के लिए एक बहुत शार्प हमने इस पे एक फोर्स लगाया। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के पास एक कोई वेलोसिटी आ जाएगी, लेट से उसकी वेलोसिटी जो है वो v1 या समथिंग कुछ है। तो इसको अगर मैं ग्राफ से प्लॉट करूं तो क्या मुझे आएगा कि ये मेरा एक्स एक्सिस जो टाइम है, वाई एक्सिस लेट सपोज इसका मोमेंटम है, मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें इसको आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो कि पहले इसकी जो मोमेंटम था वो, अगर ये मेरा जीरो रेफरेंस है, तो टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट तक इसका मोमेंटम जीरो है, यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट है। टी नॉट पे मैंने एक इस पे फोर्स लगाया, एक इम्पल्स दिया, ठीक है, कुछ बहुत छोटे से टाइम लेट से t1 टाइम के लिए, और उसकी सडन जो वेलोसिटी है वो उसकी mv1 हो गया, या उसका जो मोमेंटम है वो mv1 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो शार्प डिसकंटिन्यूटी आ गई कि पहले हमारा कुछ मोमेंटम जीरो था या समथिंग था इनिशियली, एक इम्पल्स देने से हमारे पास जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो इस तरीके से चेंज हो गई, उसके पास एक डिसकंटिन्यूटी आ गई उस पर्टिकुलर सिस्टम में। ठीक है, एक थर्ड एग्जांपल भी हम लोग, एग्जांपल नहीं बट एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि जैसे हम लोग एक क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि जिसमें लेट सपोज ये पोटेंशियल एक्सिस है v ऑफ x और ये एक्सिस है x, तो यहाँ पे पॉइंट a पे एक शार्प पीक है जिसको हम लोग कहते हैं डिरैक डेल्टा पीक, नेगेटिव डिरैक डेल्टा पीक या अट्रैक्टिव पोटेंशियल, अट्रैक्टिव फोर्स है इस पे। ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका जो फोर्स होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव। तो ये एक डिरैक डेल्टा फंक्शन है, तो ये जो पोटेंशियल है v ऑफ x, so this is nothing but a delta function at x is minus a with some let's say strength उसकी a, कुछ इस तरीके का फंक्शन। तो इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में सॉल्व करते हैं। तो बहुत से फिजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे आप सॉल्व करोगे जहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ पे स्टेप फंक्शन होगा या इस तरीके की डिरैक डेल्टा फंक्शंस होगा। और इन अगर हम फिजिक्स को छोड़ के इनमें सब मैथमेटिकली देखें तो ये क्या है, फंक्शंस हैं जिनमें डिसकंटिन्यूटी है। देखो, अगर मैं डिसकंटिन्यूटी की बात करूं तो यहाँ पे भी एक डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे भी ये एक डिसकंटिन्यूटी है। अगर हम इसको नॉर्मलाइज कर दें, इसको वन कर दें, तो इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो वन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा वेव फंक्शन जीरो, पूरा पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे पूरा पोटेंशियल जीरो है, पॉइंट ए पे सडन एक पीक है, तो यहाँ पे भी एक डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर हम फिजिकली नहीं सिर्फ मैथमेटिकली सोचें, सो दीज ऑल आर फंक्शंस which have some finite discontinuity, फाइनाइट भी हो सकती है, और कुछ ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं जिनकी डिसकंटिन्यूटी जो है वो इन्फिनिट हो। तो ये जो कुछ इस तरीके से फंक्शंस हैं, इनको ये मैथमेटिकल मॉडल्स में जब हम लोग कोई भी फिजिकल सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, तो जहां जहां पे इस तरीके के डिसकंटिन्यूटीज हैं, इस तरीके के शार्प पीक्स हैं, वहां वहां पे स्टेप फंक्शन या डिराक डेल्टा फंक्शन आता है। तो मैथमेटिक्स, अगर हमें कोई फिजिकल सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल लेना है तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि हाँ, अगर मैं इसको मैथमेटिक्स में लिखूंगा कि तो कहीं ना कहीं पे मुझे डिराक डेल्टा फंक्शन या स्टेप फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ये जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं वो रियली फंक्शंस नहीं होते हैं। जैसे फंक्शंस हम एफ ऑफ एक्स को फंक्शन कहते हैं कि वो कंटिन्यूअस है, सारे मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स उसके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस तरीके के ये जो डिसकंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम कन्वेंशनल वे में ये फंक्शंस नहीं होते, इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। तो एक चीज यहाँ पे मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये जो सच discontinuous functions, such discontinuous functions are not functions in conventional sense, are not functions in conventional sense। ये फंक्शंस नहीं है तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। सो व्हाट दे आर, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, और इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग कहते हैं जनरलाइज्ड फंक्शन
या डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर कॉल्ड जनरलाइज्ड फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन जिनमें कोई फाइनाइट या इनफाइनाइट अमाउंट की डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक छोटा सा एक जैसे बुलेट पॉइंट करके लिख लेते हैं। सो दीज फंक्शंस ऑल्दो हम इन्हें कहते फंक्शंस है, बट दीज आर नॉट फंक्शंस इन द कन्वेंशनल सेंस। सो दीज फंक्शंस या डिस्ट्रीब्यूशंस हैव finite or infinite discontinuities discontinuous। और ये जनरली मतलब ये ट्रू है, ठीक है। सो जनरली दिस हैपेंस कि इस तरीके के जो फंक्शंस हैं जिनमें एक फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है उनको हम लोग जनरलाइज्ड फंक्शंस या डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग लेट्स ये फिजिकल मोटिवेशन और बेसिक जनरल फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर निकल के let's define these kinds of distribution and functions and try to study something from there। So first जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे that is your unit step function। unit step function या इसको हम लोग हैवी साइड स्टेप फंक्शन भी कहते हैं या हैवी साइड फंक्शन भी कहते हैं। देखो, एक होता है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन का मतलब क्या है कि एक सपोज करो ये एक y वर्सेस x ग्राफ है। तो एक एक कोई फंक्शन ये जो है a और b के बीच में ऐसे डिफाइंड है, फिर b और c के बीच में इसकी कुछ अलग वैल्यू है, c और d के बीच में इसकी कुछ अलग वैल्यू है। तो ये जो अमाउंट ऑफ जो डिसकंटिन्यूटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो अलग अलग है। तो वो हो गए हमारे स्टेप फंक्शंस। यूनिट स्टेप फंक्शन का क्या है कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो वन है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी यूनिफॉर्म है, वो सेम है, एंड दिस इज ओनली वन। और यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर हम बेसिक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको डिनोट करें, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, या इसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं हैवी साइड फंक्शन। लेट्स से इट्स अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। थीटा इज अ फंक्शन ऑफ x और ये कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज +1 फॉर x is greater than 0 and this is -1 for x is less than 0। देखो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो x is greater than 0 x is less than 0 depends upon this argument। so this theta जो ब्रैकेट में लिखा है, this is called the argument of theta। so this is the argument of theta या argument of h, ठीक है। सो लेट सपोज कि इसी फंक्शन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। लेट सपोज थीटा ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज +1 फॉर एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज 0 फॉर एक्स स्क्वायर -1 इज लेस देन 0। सो जो भी आर्गुमेंट के अंदर है वो यहाँ पे आ जाएगा। इट डजेंट मैटर कि वो एक्स है, एक्स स्क्वायर -1 है, या कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। बट दिस इज हाउ द फंक्शंस और दीज डिस्ट्रीब्यूशंस आर डिफाइंड। तो एक तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। अगर इसको हम सिंपली प्लॉट करें तो ये प्लॉट कैसा आएगा। सो दिस इज माय y axis, this represents that theta of x and this is my x axis and this is my origin 0। तो x is 0 पे, अच्छा ये x axis पे मैंने फंक्शन ड्रॉ नहीं किया, तो इधर ये सब कुछ 0 है। और सडनली, एक मिनट ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पे x इज लेस देन 0 के लिए ये यहाँ तक 0 है। इसके बाद 0 के आगे ही ये फंक्शन जो है वो एक नई वैल्यू पे आ जाता है एंड दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज 1। सो दिस इज नोन एज द हैवी साइड फंक्शन और द यूनिट स्टेप फंक्शन। और ये जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, दिस इज 1। ये जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, दिस इज 1। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, it has a finite jump at x is equal to 0। so this function has finite jump at x is equal to 0। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहें थीटा ऑफ 0, यानी कि 0 पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो इसका जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। मतलब कभी कभी इसको हम लोग एवरेज वैल्यू ले लेते हैं लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का, कभी कभी इसको हम सिंपली 1 भी ले लेते हैं कि थीटा 0 जो है दैट इज 1। तो दैट्स डिपेंड्स अपॉन द कन्वेंशन विच वी आर फॉलोइंग। सो दिस इज नथिंग बट हाफ। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू।
एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? थीटा ऑफ जीरो प्लस, मतलब जीरो के जस्ट बाहर लिमिट पे क्या है? प्लस थीटा ऑफ जीरो माइनस एंड दिस डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये क्या है कि जीरो प्लस वन बाई टू, सो दिस इज हाफ। सो दिस इज, ये जो चीज, ये जो प्लस हाफ है, ये वैल्यू हमेशा ट्रू नहीं होती, कभी इसको हम वन भी ले लेते हैं। सो दिस डिपेंड अपॉन व्हाट कन्वेंशन यू आर फॉलोइंग। सो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, समटाइम्स convenient but this is not always necessary, ठीक है। although this is convenient but this is not always necessary कि यही ही हो, ठीक है, बस हो सकता है। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर हम एक क्वांटिटी और कैलकुलेट करें, सो दिस इज आवर द, तो इसमें अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट वो दोनों सिमिलर हैं, तो उससे पहले ये जो स्टेप फंक्शन है इसका एक हम लोग बेसिक आइडिया देख लेते हैं। देखो, एक्स जब ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तो दो क्वांटिटी हमें निकालनी है, थीटा ऑफ एक्स, थीटा ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज जीरो एंड दिस इज वन। लेकिन अगर x लेस देन जीरो है तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी? दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो थीटा ऑफ x जो होगा वो नेगेटिव यहाँ आर्गुमेंट है, तो दिस इज जीरो। थीटा ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? वन। तो फर्स्ट इज हम इनका सम देखते हैं, थीटा ऑफ x प्लस थीटा ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? दिस इज ऑलवेज वन, एक्स चाहे लेस देन जीरो है चाहे एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है। सो दिस इज द सम। बट अगर हम इनका डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, तो ये एक डिफरेंट क्वांटिटी बन के आती है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन के आता है। सो दिस इज थीटा एक्स प्लस, सॉरी, माइनस थीटा ऑफ माइनस एक्स। सो दिस फंक्शन क्या हो जाएगा? देखो, अगर ये फर्स्ट केस में आप देखोगे, सो दिस इज वन। सेकेंड केस में देखोगे तो दिस इज माइनस वन। सो दिस इज प्लस वन for x is greater than 0 and this is minus 1 for x is less than 0, and this is nothing but your the function which is called the signum function. So this is the definition for signum function। और signum function कैसे डिफाइंड होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सो दिस इज mod x by x for x is not equal to 0 and everywhere it is 0 for x is greater is equal to 0. So this is called the signum function। इसको हम लोग कभी कभी e of x से लिखते हैं, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं एस जी एन ऑफ एक्स, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। तो बोथ रिप्रेजेंटेशंस आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिग्नम फंक्शन। अच्छा, इसको अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, तो कैसा दिखेगा सिग्नम फंक्शंस को? देखो, यहाँ से इसको हम बेसिकली प्लॉट कर लेते हैं। सो लेट्स डू अ प्लॉट। So our topic is ex plot, यानी कि signum function का plot. So this is my x axis and this is my y axis and this is my value plus one and this is my value let's say minus one। तो देखो, जब भी ये नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वन, ठीक है। जब भी ये प्लस वैल्यूज होंगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस वन। सो दिस इज प्लस वन। इसको मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ नीचे वाली। ओके, तो देखो, ये जो वैल्यूज है ना, वो x इज इक्वल टू जीरो पे ना ही प्लस वन है ना ही माइनस वन है। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो इन पे इंक्लूडेड नहीं है। ये आपने क्लास 11th 12th में पढ़ा होगा। अगर मैं इस तरीके का प्लॉट बनाऊं, सो इट मीन्स वो पॉइंट वहां पे इंक्लूडेड नहीं है। अगर इस तरीके का पॉइंट के अंदर फिलअप कर दूं तो इट मीन्स वो इंक्लूडेड है। तो x इज इक्वल टू जीरो पे अगर इनका आप एवरेज वैल्यू लोगे, सो दिस इज जीरो, ठीक है। तो e ऑफ जीरो, यानी कि e ऑफ जीरो अगर आप लिखोगे तो दिस इज टेकन टू बी जीरो इन कन्वेंशन। सो नाउ द क्वेश्चन, अच्छा इसको मिटा देते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम यहाँ पे, डू यू रिकॉल दिस फंक्शन? क्या आपने कभी, मतलब ये फंक्शन देखा है या इस तरीके का फंक्शन कभी ऑब्जर्व किया है इन फिजिक्स? मतलब नॉट इन मैथमेटिक्स बट इन फिजिक्स, डू यू रिकॉल दिस फंक्शन? सो द वेरी ऑनेस्ट आंसर शुड बी यस, बिकॉज अभी अभी हमने थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन या ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, आई गेस लेक्चर नंबर 10 में जब हम लोगों ने गिब्स एनसेम्बल पढ़ा था, तो वहां पे ये फंक्शन इस तरीके का कुछ फंक्शन था। सो दैट वाज tan हाइपरबोलिक फंक्शन। सो दैट फंक्शन वाज tan हाइपरबोलिक फंक्शन। तो अगर हम tan हाइपरबोलिक फंक्शन है, लेट सपोज इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं x ऑफ a, ठीक है, x बाई ए।
और इसमें हम एक लिमिट ले रहे हैं, इफ दिस फंक्शन, इफ लिमिट a गोज टू 0 देन दिस फंक्शन गोज टू e ऑफ x। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज नथिंग बट योर सिग्नम फंक्शन। तो वहां पे हम लोगों ने जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्टडी किया था, तो वो अगर उसका तुम जीरो टेम्परेचर पे लिमिट लोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी द दिस फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन कुछ बन के आएगा। अच्छा, इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं कि कैसा ये फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा। तो अगर सपोज करो ये मेरा एक्सिस है एंड दिस इज माय, let's suppose x axis and this is my y axis, and y axis represents this tan hyperbolic of x by a function। e जो है ना वो इस फंक्शन की जो ये विड्थ है उसके प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर सपोज करो मैं इस फंक्शन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का फंक्शन आएगा, इधर इस साइड जाएगा और इस साइड ये कुछ इस तरीके का फंक्शन आएगा। ठीक है, ये कर्व हो गया, लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रेट। तो ये कुछ इस तरीके का फंक्शन आएगा। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये वैल्यू क्या आती है, दिस इज +1। अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे सो दिस इज -1। तो अगर आपका पास ये है tan हाइपरबोलिक x बाई a, और अगर आप लिमिट ले रहे हो x गोज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, चाहे आप प्लस इन्फिनिटी जाओ या माइनस इन्फिनिटी जाओ या a गोज टू 0, ठीक है, तो दिस वैल्यू टेंड्स आउट टू बी +1। ठीक है, ये लार्ज x पे जो tan हाइपरबोलिक की लिमिट है दिस इज +1 और -1। इट डिपेंड्स अपॉन कि x जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दीज फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे याद है अभी एक स्टूडेंट है रुपेश, जिसने ये आइजर पुणे का इंटरव्यू दिया था, तो वहां पे ये फंक्शन पूछा है उससे इंटरव्यू में कि tan हाइपरबोलिक x को प्लॉट करो लो लिमिट में, हाई लोअर लिमिट कैसी होगी, हायर लिमिट कैसी होगी। तो लो लिमिट में यहाँ पे लीनियर रहता है, यहाँ पे ये 1 की तरफ टेंड करता है। सो दिस ऑल यू शुड नो अबाउट दिस फंक्शन। ठीक है, सो अच्छा, ये जो विड्थ है, जैसे ये सिग्नम फंक्शन और इसमें काफी डिसिमिलैरिटीज हैं। तो इसमें एक फंक्शन में एक विड्थ डिफाइन है, जैसे इसको मैं अगर ये थोड़ा सा और आगे इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं, तो इसमें एक विड्थ डिफाइन है दिस। ठीक है, तो ये जो फंक्शन, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है दिस इज द विड्थ, और ये जो विड्थ है दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी a, जो यहाँ पे a है इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर हम ये लिमिट इसमें ले रहे हैं tan हाइपरबोलिक x बाई a, और a को हम एक लिमिट ले रहे हैं a गोज टू, ये जो विड्थ प्रोपोर्शनल है तो a गोज टू 0। जब a goes to 0 यानी कि ये tan hyperbolic x by a goes this whole function goes to infinity। तो जब width a goes to 0 means width जो है इसको तुम कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। तो ये जो फंक्शन है वो ऐसे ना होके फिर थोड़े टाइम के बाद ऐसे प्लॉट हो जाएगा इस तरीके से। फिर एक विड्थ और कम करोगे सो दिस इज शार्पली, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, फिर ये यहाँ पे एक अच्छी खासी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी 2 यूनिट की, और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो लिमिट a गोज टू 0 tan हाइपरबोलिक x बाई a टेंड्स टू दिस सिग्नम फंक्शन e ऑफ x। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फिजिक्स में, जैसे अभी आप फिजिक्स का एक एग्जांपल ले लो, हम लोगों ने एक टॉपिक किया था दैट वाज गिब्स एनसेम्बल में। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में गिब्स एनसेम्बल पढ़ा हुआ था। उस गिब्स एनसेम्बल में एक एवरेज मैग्नेटाइजेशन हम लोगों ने स्टडी किया था, और एवरेज मैग्नेटाइजेशन क्या था, n म्यू नॉट tan हाइपरबोलिक। सो दिस वाज n म्यू नॉट tan हाइपरबोलिक म्यू नॉट एच बाई के बी टी। तो म्यू नॉट एच बाई के बी टी, तो बीटा को आप सिंपली लिख सकते हो 1 बाई के बी टी। सो इट मीन्स या तो टेम्परेचर गोज टू 0 और बीटा गोज टू इन्फिनिटी, दिस फंक्शन हैज अ लिमिट ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन ई एक्स। और ये सिग्नम फंक्शन क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो +1 वैल्यू होगी, अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिस इज +1, अगर लेस देन है तो दिस इज -1। तो ये इस तरीके का फंक्शन आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे फिजिक्स आप कितना सीख सकते हो सिर्फ सिग्नम फंक्शन और स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन से। तो ये मैग्नेटाइजेशन है, ये मेरे पास सपोज करो ये स्पिन अप और डाउन का सिस्टम था। तो जब टेम्परेचर T गोज टू 0 हो गए तो ये जो सिस्टम है ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये +1 है तो इट मीन्स ऑल स्पिन्स आर 1।
ऑल स्पिन्स आर अप, यानी कि सारे जो सिस्टम है उसके जो सारे स्पिन है वो अप साइड मतलब एक ही डायरेक्शन में है, और वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, पॉइंटिंग अप और पॉइंटिंग डाउन, या वो -1 भी हो सकते हैं, दैट मीन्स ऑल स्पिन्स आर डाउन। ठीक है, प्लस माइनस का रिप्रेजेंटेशन ये बस ये है कि जो भी होंगे वो दोनों एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मैग्नेटिक सिस्टम है उसमें कोई भी इस तरीके के स्पिन अप होंगे तो कुछ स्पिन अप होंगे, कुछ स्पिन डाउन होंगे, दैट विल नॉट हैपन। प्लस अप का मतलब हो गया दोनों सेम होंगे। सेम का मतलब क्या है, अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है। -1 का मतलब है दोनों सेम होंगे, अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है। सो एक जनरल कन्वेंशन हम लोग ले लेते हैं, +1 मतलब अप, प्लस -1 मतलब डाउन। तो देखो सिर्फ स्टेप फंक्शन और सिग्नम फंक्शन और लिमिट अगर आप इन तीनों को पता है तो आप जो फेज ट्रांजिशंस होते हैं मैग्नेटिक सिस्टम में, कि एक मैग्नेटाइजेशन है, एक स्पिन अप और डाउन का, स्पिन हाफ सिस्टम का, तो उसका मैग्नेटाइजेशन का मैंने एक्सप्रेशन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से निकाला, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जो है कि स्पिन अप हो सकते हैं डाउन हो सकते हैं, ये आप यहाँ से जनरल मैथमेटिक्स से कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो लेक्चर सबसे पहले तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की पूरी सीरीज देख लो, अगर नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि अगर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कैसे आया इसको देखना है, सो दिस इज लेक्चर नंबर 10 ऑन दिस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सीरीज, और जो टॉपिक है दैट इज गिब्स एंड सिंबल। ठीक है, सो नाउ लेट मी सी ऑन माय नोट्स की कितनी चीजें और रह गई हैं पढ़ाने को। ओके, सो वी हैव डन स्टेप फंक्शन हो गया, वी नो व्हाट इट इज, tan हाइपरबोलिक। अच्छा, इसके अभी हम लोग और स्टडी करेंगे इसी tan हाइपरबोलिक फंक्शन का, इसका जो डिफरेंशिएशन है ना tan हाइपरबोलिक का, वो और भी कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देता है। अच्छा, इस अब हम आपको कुछ होमवर्क्स देते हैं, कुछ प्लॉट्स मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ और कुछ प्लॉट्स मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ कि आप उनको बनाओ एंड उसको प्रैक्टिस करो कि उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे आएंगे, ये जो प्लॉट है वो कैसा आएगा, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली जब टीएफआर का सेकंड रिटर्न एग्जाम दोगे या इंटरव्यूज में, ये दो इम्पोर्टेंट वहां पे पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे इस तरीके के प्लॉट्स जो हैं वो पूछ लेते हैं। सो प्लॉट द फॉलोइंग जनरलाइज्ड फंक्शन, फॉलोइंग जनरलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, कुछ मैं आपको प्लॉट यहाँ पे करके दिखा दूंगा, आई गेस 1 और 2, और 2 या 3 मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, सो दिस यू हैव टू डू। सो पहला प्लॉट है, दिस इज थीटा ऑफ 1 - x² जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था। थीटा मेरा स्टेप फंक्शन है जो कि आर्गुमेंट है 1 - 0 का, तो इसको प्लॉट करना है तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, दिस इज 1 when 1 - x² is 0, and this is 0 when 1 - x² is greater than 0, और यहाँ पे लेस देन 0। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या आएगा। सो दिस इज 1 is greater than x², दिस implies that x² is less than 1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 is less than x², दो एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर देखो हम एक x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। ठीक है, और ये प्लॉट फंक्शन जो है इसको करस्पॉन्डिंगली प्लॉट प्लॉट करते हैं। देखो ये मेरा -1 है, ये मेरा +1 है, तो ये जो कंडीशन है x² इज लेस देन 1, ये इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। x² इज ग्रेटर देन 1, तो ये इस तरफ और इस तरफ ये सारे वैल्यूज जो है उसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। सो ये वैल्यूज क्या होंगी, 0, सो दीज वैल्यूज आर 0, तो ये वैल्यूज होंगी हमारी 0। यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1, so this is my 1। तो यहाँ पे दो शार्प डिसकंटिन्यूटीज मिलेंगी, 8x इज इक्वल टू 1 पे, तो दिस यहाँ से अगर फंक्शन आ रहा है तो ये अप डिसकंटिन्यूटी है, फिर ये 1 हो गया, ये वैल्यू 1 है फंक्शन की, फिर यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी ऐसे डाउन आएगा और फिर ये 0 पे आ जाएगा। सो दिस इज अ प्लॉट ऑफ दिस फंक्शन थीटा ऑफ 1 - x²। ठीक है, दूसरा फंक्शन लेट से बी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं थीटा, और लेट से आर्गुमेंट हम लोग कोई फंक्शन ले लेते हैं, लेट सपोज tan हाइपरबोलिक x ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी देखो सिंपल करना यही है कि दिस इज 1 and 0 when tan hyperbolic x is greater than 0 and when this is tan hyperbolic x is less than 0। तो tan हाइपरबोलिक फंक्शन का अभी हमने जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया था,
तो उसके बेसिस पे हम इसको डायरेक्टली ही प्लॉट कर सकते हैं। सपोज दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय सम वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन था, कर्सर को देखो, ये वाला जो पोर्शन था वो टैन हाइपरबोलिक का पॉजिटिव था, ये वाला जो पोर्शन था टैन हाइपरबोलिक का नेगेटिव पोर्शन था। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया ग्राफ, बट ये वैल्यू आएगी यहाँ पर। सो दिस इज -1। तो ये इसका प्लॉट हो गया टैन हाइपरबोलिक एक्स का। दो फंक्शन हो गए, ठीक है। अब तीन फंक्शन में आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि इनको प्लॉट करो सो दैट यू कैन हैव एन कंप्लीट आइडिया अबाउट दिस स्टेप फंक्शन। और फिर हम लोग मूव करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शंस पे। तो सी जो है आपका होमवर्क है, और वो फंक्शन है एक्स इंटू थीटा ऑफ साइन एक्स। थीटा जो है दिस इज हैवी साइड स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन। एक्स तुम्हारा एक लीनियर एक्सप्रेशन है, फोर्थ मतलब लीनियर फंक्शन एक्स है। फोर्थ जो आपका होमवर्क है उसको आप सिंपली लिख लो, दिस इज थीटा ऑफ एक्स +1 माइनस थीटा ऑफ एक्स -1, ठीक है। इसको आप प्लॉट करो। जो फिफ्थ आपका एक्सप्रेशन है, लेट्स से इसको हम इसी को प्रोडक्ट में कर लो, तो थीटा ऑफ एक्स -1 या x+1 एंड थीटा ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, या 1 + x 1 माइनस एक्स। So this is the homework that you have to do. Homework and plot these functions. ठीक है। और अगर ये आप चेक करना चाहते हो कि ये फंक्शंस मेरे सही हैं कि नहीं प्लॉट किया, आप इनको वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो हमें @physics अध्ययन। ये बीच में स्पेस नहीं है। अगर आप सिंपली इसको सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ पे हम लोगों का ग्रुप मिल जाएगा। ये जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे अगर आप पूछोगे तो आई विल वेरीफाई, और जो अदर ग्रुप्स मेंबर हैं वो वेरीफाई करेंगे, सो वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, ठीक है। सो दिस इज अ होमवर्क। नाउ अब हम लोग फिर कुछ आते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर, जहाँ से स्टेप फंक्शन और डिराक डेल्टा फंक्शंस को आपस में हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स में कहाँ कहाँ पे वो आता है। एंड दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड टू मी इन IISc integrated PhD interview में, ठीक है। सो लेट मी फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस दैट क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या था, एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस की डिराक डेल्टा फंक्शंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। Okay, so let me tell you the question which was asked to me in the interview. So हमसे पूछा गया था कि सपोज करो एक आइस क्यूब है तुम्हारे पास, और इसको तुम मतलब हीट एनर्जी दे रहे हो, एक बात टेम्परेचर पे रखा है, हीट एनर्जी दे रहे हो। तो पहला क्वेश्चन ये था कि इसके साथ क्या होगा। सो इट वाज वेरी सिंपल कि उसमें उसकी एनर्जी उसकी बढ़ेगी, तो हीट से मतलब उसका फेज ट्रांजिशन होगा। सबसे पहले वो सॉलिड है, तो सॉलिड से फिर 0 डिग्री टेम्परेचर पे आएगा, और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सो इट विल बी ऑन लिक्विड स्टेट में आएगा। फिर लिक्विड स्टेट से अगर और ज़्यादा हम उसको हीट देते रहेंगे, सो फाइनली इट विल बिकम गैशियस। सो इट वाज करेक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये था कि सपोज दिस इज योर, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। सो सेकेंड क्वेश्चन ये था कि एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ड्रॉ करो, और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी हमें ड्रॉ करनी थी। तो उन्होंने ये पूछा कि व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने कहा, उन्होंने कहा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो। सो आई हैव रिटन दिस dq इज इक्वल टू t इंटू ds। उन्होंने कहा था कि एंट्रोपी के फॉर्म में लिखो, तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा रिवर्सिबल सिस्टम के लिए, dq इज इक्वल टू टी इंटू डी एस, या जो डी क्यू अपॉन टी है दैट इज द एंट्रोपी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हो डेल्टा क्यू अपॉन टी इज द डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना हीट इनटेक होगा। अब हमसे कहा गया कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस डी क्यू एंड द स्पेसिफिक हीट, ठीक है। वो सी वी भी हो सकती है, सी पी भी हो सकती है, बट देर इज सम रिलेशन। तो मैंने कहा दिस इज द टेम्परेचर डेरिवेटिव, ठीक है। लेट्स से कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट एनर्जी, तो उन्होंने कहा लिखो। सो द सी वी मैंने लिखा दैट वाज टी इंटू डी एस बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप सी पी निकाल रहे हो तो इसका सिमिलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो। फिर उनका एक क्वेश्चन था कि ओके नाउ यू हैव टू प्लॉट व्हाट इज द CV versus T graph at this temperature, and what will happen especially at T is equal to this 100 degrees
सॉरी दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे ये सॉलिड से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, या सॉलिड से लिक्विड, सॉरी वाटर नहीं, सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन हो रहा है वहां पे क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, उस टाइम तक तो मुझे डिराक डेल्टा फंक्शन और ये सब चीजें वहां पे सूझी नहीं, क्योंकि वो मुझसे थर्मोडायनेमिक्स पूछ रहे थे, बट इट वाज टोटली अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमें एंट्रोपी पता है, सो दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, सो आई विल टेल यू कि इसको आप मैथमेटिकली कैसे कर सकते हो वहां पे। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हमें ये पता है कि एंट्रोपी वर्सेस टी जो होगा वो ग्राफ कैसा बनेगा। क्यों, देखो सबसे पहले अगर ये मान लो आइस है और इधर ये वाटर है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, जब उसको आप एनर्जी दोगे तो क्या होगा, ये एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। तो जब इसको आप एनर्जी दोगे तो क्या होगा कि उस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, तो सिस्टम, और ये तुम मतलब वहां पे मुझसे भी ये भी कहा गया कि डोंट वरी कि वो लीनियर होगा एक्सप्रेस, बट ड्रॉ रफ डायग्राम। तो जो एंट्रोपी होगी, और ये मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहले जो यहाँ से सपोज करो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एंट्रोपी जो होगी वो कुछ बढ़ेगी सिस्टम की। ठीक है, एंट्रोपी इस तरीके से इंक्रीज करेगी सिस्टम की। बट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, अगर आप उसको टेम्परे मतलब और एनर्जी दोगे और उसको तुम थर्मल एनर्जी दोगे, तो एक होता है लेटेंट हीट, तो वो क्या करता है, वो फेज ट्रांजिशन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉट आइस से लिक्विड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही वाटर ट्रांसफॉर्म करने में जितना एनर्जी यूज होती है वो तुम्हें लेटेंट हीट से तुम निकालते हो। सो 0 डिग्री आइस से तुम्हें 0 डिग्री वाटर कन्वर्जन में एक एनर्जी यूज होती है जिसको तुम लोग लेटेंट हीट के थ्रू निकालते हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी तुम्हें एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे जो एंट्रोपी होगी वो सिस्टम की 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर फेज में बढ़ जाएगी यहाँ से। तो अगर आप प्लॉट करोगे, अच्छा ये दूसरा कलर यूज हो गया, सो लेट मी यूज दैट कलर, क्योंकि इसको मैं एक्सिस बढ़ाना चाहता हूँ। सो दिस इज माई एक्सिस, और मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो वाटर फेज में आएगा, जस्ट वाटर फेज में, तो इसका जो एंट्रोपी होगी वो आपको ज्यादा मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी। So this was a rough diagram which I was supposed to draw between S and T, entropy and this temperature at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये S और T में इतनी डिसकंटिन्यूटी क्यों आई है, क्यों तुमने ऐसे ड्रॉ किया, ये जो सिंपल पिक्चर ये तुम ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे फिर ऐसे, ये S और T का ग्राफ तुमने ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ किया। देन आई सेड ये लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट, कि वहाँ पे 0 डिग्री आइस से वाटर ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ एनर्जी लगेगी, तो वो जो हीट एनर्जी है वो उसकी एंट्रोपी तो बढ़ा ही देगी सिस्टम की, क्योंकि आइस से वाटर कन्वर्जन हो रहा है सिस्टम में, और ज्यादा रैंडम मोशंस या रैंडमाइजेशन हम उसमें और दे रहे हैं, तो दे सेड करेक्ट। नाउ दे हैव सेड प्लॉट दिस ग्राफ, दिस इज ds by dt and this is temperature। इसको ना आप मैथमेटिकली प्लॉट कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आ गई है, ठीक है, जब इस तरीके की कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आता है और उसका तुम्हें डेरिवेटिव लेना है, सो दिस इज रिलेटेड विथ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो इसको आप सिंपली यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है कि ये लीनियर होता तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता, और फिर यहाँ पे एक शार्प, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू से, कि एक शार्प ये डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा t इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो दिस इज सिंपली ds बाई डी टी कर्व। लेकिन क्या आपको थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पे सोचने की जरूरत है, तो एंट्रोपी s और t वाले ग्राफ में है, बट जो सेकंड ग्राफ मुझसे पूछा गया ds बाई डी टी, उसको आप सिंपली मैथमेटिक्स से ड्रॉ कर सकते थे, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप फंक्शन या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शंस के बारे में पता है। तो हम लोगों ने अभी तक स्टेप फंक्शंस के बारे में पता जहाँ पे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। अब हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हमने एक बेसिक ओवरव्यू जो है दे दिया है कि दिस समहाउ कैन, अगर ये सपोज करो ये कांस्टेंट भी होते, सो दिस इज सम डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे एक फाइनाइट
डिसकंटिन्यूटी है। सो दिस इज सम फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और यहाँ पे एक डिराक डेल्टा फंक्शन है, और ये जो ऑपरेशन है दिस इज डी बाई डी टी या डी बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन तुम ले रहे हो। तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वाले फंक्शंस का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, सो दैट विल कम आउट टू बी अ डिराक डेल्टा फंक्शन। सो दिस शुड बी आवर नेक्स्ट अप्रोच कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे या कैसे हम इस चीज को डील करेंगे। तो इस वीडियो में हमने मोस्टली जो है टोटल जो कवर अप किया है दैट वाज स्टेप फंक्शंस। आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द स्टेप फंक्शंस, कैसे एवरेज मैग्नेटाइजेशन आप वहां से निकाल सकते हो, डिफरेंट फिजिकल इंटरप्रिटेशंस फिजिक्स के लिए का, और भी हम लोग देखेंगे आगे जैसे ये नेक्स्ट वीडियो में। और डिराक डेल्टा फंक्शंस को क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये एक छोटा सा मोटिवेशन था जो मुझसे आईएससी के इंटीग्रेटेड पीएचडी यानी कि 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बट आई डोंट नो दैट दैट टाइम की स्टेप फंक्शंस और डिराक डेल्टा फंक्शंस में भी आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो, ऑल्दो माय आंसर वाज करेक्ट, बट कभी मैथमेटिकली सोचा नहीं। सो नाउ आई मैंने सोचा कि लेट्स गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस स्टेप फंक्शन एंड डिराक डेल्टा फंक्शन। तो दिस लास्ट एग्जांपल, दिस ये जो आइस से वाटर ट्रांजिशन था, टेक दिस एज अ मोटिवेशन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शंस को स्टडी करेंगे, एंड दैट वुड बी अ लॉन्ग सेशन, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें कवर अप करनी है, और काफ़ी एग्जांपल्स कराने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने हैं। सो मे बी नेक्स्ट 2 वीडियोस लग जाएंगे, बट stay tuned with me. Once this topic is finished, you will have a complete idea about Dirac delta function and step functions, different physics के problems को आप मैथमेटिकली ही सोच के उसके कुछ लिमिट्स पे उसका आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। और कुछ होमवर्क्स आई गेस नेक्स्ट वीडियो में भी मैं दूंगा। सो फर्स्ट डू दिस होमवर्क एंड ट्राई टू finish this step function part, then we will do a Dirac delta function. So see you in the next video, and I hope you like this video. Bye bye, take care.